अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, तो जो आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, एक लिहाज से हमारा वो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि यील्ड हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज होगा क्या हमारे साथ कि हम आज स्टिशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ेंगे। स्टिशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसके न्यूमेरिकल आज नहीं करेंगे। कल हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा हमारा, उसमें जो लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इस चैप्टर के हर एक टॉपिक में से एक न्यूमेरिकल हम लोग आपको डिस्कस करके बता दूं मैं, और मतलब आपको बता दूं कि किस तरह के न्यूमेरिकल आपने किस तरह से डील करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। मतलब find the moles, find the empirical formula, what is the limiting reactant, which one is the excess reactant, what will be the yield, what will be the actual yield, theoretical yield वगैरह वगैरह एंड वगैरह। ठीक है, तो इन सारे वगैरह का जवाब हम लोग तभी दे सकेंगे जब हमें पता हो कि हम लोग न्यूमेरिकल के साथ डील कैसे करना है। तो वो एक थोड़ा सा लंबा हो जाएगी बात, कि वैसे तो आई गेस कि इस तरह से न्यूमेरिकल्स को नहीं डील कराते, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल बेसिस के साथ समझाऊं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम लोग इसको न्यूमेरिकल डील करेंगे, इस कंप्लीट चैप्टर को, ताकि बेशुमार बच्चे जो है ना चैप्टर 1 पे फोत हो जाते हैं। चैप्टर 1 का नाम सुना केमिस्ट्री का, चलो जी भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम मर जाते हैं, इससे बेहतर है। तो मरना किसी बात का हल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका हल निकालेंगे और हर एक एक न्यूमेरिकल को, हर एक एक पॉइंट को बड़े डेप्थ में जाके समझेंगे कि अगर इस तरह का न्यूमेरिकल है तो हमें उसे इस तरह से डील करना है। ठीक है बच्चों, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टिशियोमेट्री। तो क्या होता है स्टिशियोमेट्री? It is a section of chemistry that involves using relationship between reactant or product in a chemical reaction or to determine a desired quantitative data। और ये वर्ड निकला है स्टियोखीन या कीन व्हाटसोएवर इट इज, जिसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन का तो मतलब होता है मेजरमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के मेजरमेंट को हम स्टिशियोमेट्री के तौर पर रेफर करते हैं। चलो थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारे पास 4 ब्रेड के पीस हैं, ठीक है, 4 स्लाइसेस हैं, और 2 हमारे पास एग्स हैं। तो अब देखो कि हमारे पास 2 सैंडविचेस बन रहे हैं उससे, इसके अंदर अंडा लगा हुआ है, एक और स्लाइस है। ठीक है, मतलब एक सैंडविच में हमें 2 स्लाइस और 1 एग चाहिए, और 2 सैंडविच में हमें 4 स्लाइस और 2 एग्स चाहिए। तो दिस इज टिश्योमेट्री। मतलब अब हम इससे फाइंड कर सकते हैं कि अगर 4 स्लाइस और 2 अंडे थे तो हमारे पास 2 सैंडविच बन रहे हैं, लेकिन अगर हमने बनाना ही एक सैंडविच हो तो फिर हमें कितना सामान लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम हर चीज को 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब हमने प्रोडक्ट को 1 बनाना ना, तो हमारे पास आ जाएगा कि अगर हमारे पास हम लोगों ने अगर 2 सैंडविच बनाते तो 4 स्लाइस चाहिए थे, लेकिन अगर हमने एक सैंडविच बनाना तो हमें उस लिहाज से मतलब 4 के रेशियो को सोचते हुए हम बोलेंगे कि अगर 2 के लिए 4 चाहिए थे तो 1 के लिए हमें 2 स्लाइस चाहिए। इस तरह अगर 2 के लिए 2 ही अंडे चाहिए थे तो एक सैंडविच के लिए हमें 1 ही अंडा चाहिए। ये बड़ी आसान से टिश्योमेट्रिक कैलकुलेशन मैंने आपको करके बता दी है। ठीक है, मतलब इसमें आपने परेशान नहीं होना होता। एक आपको एक बेसिक चीज पता होती है कि अगर इतनी चीज हो ना तो इतना प्रोडक्ट बनेगा, अगर कोई लॉस ना हो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि जब इंसान बना रहा सैंडविच तो पहले तो हमारे पास 2 अंडे पड़े हुए थे, 4 स्लाइस ब्रेड के थे, लेकिन जब सैंडविच बना लगे तो एक अंडा गिर के टूट गया, जाया हो गया। लिए तो हमने अभी भी 2 ही अंडे थे ना, लेकिन अब क्या होगा, अब सैंडविच तो एक ही बनेगा क्योंकि एक अंडा जाया हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो स्टिशियोमेट्री है ना, वो असल बात बता देती है कि कितना एक्सटेंड बन सकता है, कितना प्रोडक्ट बनेगा जब कोई लॉस ना हो, जब कोई रिएक्टेंट आपस में एवी रिएक्ट ना कर जाए, जब कोई और प्रोडक्ट ना बन रहा हो, तो कितना असली प्रोडक्ट बन सकता है। और फिर हमें बताता है कि फिर हमें खुद पता चलता है कि इतना प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन अगर हम मिस यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को, हमें पता नहीं चल रहा, तो फिर थोड़ा बहुत लॉस आ जाएगा। तो स्टिशियोमेट्री है एक असल क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, कि अगर इतनी चीज लेंगे तो इतनी चीज बन जाएगी। ठीक है, तो स्टिशियोमेट्री जब हम डील करते हैं ना, तो हमने ये सोचना होता है कि जितने भी हमने रिएक्टेंट्स लिए, टोटल सारे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी उसमें से वेस्ट नहीं हो रहा। तो स्टिशियोमेट्रिक आइडियल सिचुएशन में हम डील करते हैं। आपको पता है रियल लाइफ में आइडियल सिचुएशन होती नहीं है। तो जब रियल सिचुएशन है तो कोई अंडा इधर गिर गया, ब्रेड का स्लाइस खराब हो गया, वगैरह वगैरह बेशुमार सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। तो स्टिशियोमेट्री आइडियल सिचुएशन है, और बाकी हमारी एक्चुअल सिचुएशन जब आती है तो हमें पता चलता है कि अच्छा इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए था लेकिन इतना बना है। तो स्टिशियोमेट्री की इक्वेशन से हम अंदाजा लगा सकते हैं। या फिर एक और सिस्टमेटिक सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो ये है
कि अगर इतने रिएक्टेंट्स हों, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर इतने रिएक्टेंट से इतना प्रोडक्ट बन रहा है और अब हमने प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा करनी है, तो हमें रिएक्टेंट्स की मिकदार कितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमने 2 सैंडविचेस बनाए थे, लेकिन अगर हमें एक ही सैंडविच बनाना है तो हमें रिएक्टेंट्स कितने कम लेने पड़ेंगे। आई बात समझ ये वाली? चलो, अगर आप लोगों को समझ आ गई हो मेरी बात, तो चलो आगे भी हम इसी को डील करेंगे। तो अभी नहीं समझ आए तो फिर लेक्चर के एंड में देखना कि समझ आई कि नहीं। स्टिशियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। 2 ब्रेड थी तो उससे एक ही सैंडविच बन रहा है। 2 सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड्स भी 4 चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 ही ब्रेड से 2 सैंडविच बना दोगे, ठीक है। तो रिलेशन बता रहा है कि कितने रिएक्टेंट्स तो होंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनका आपस में रिलेशन क्या है। It is the branch of chemistry that helps to predict the amount of substance involved in a reaction and interpret the results। मतलब अगर हमें अंदाजा तो हो गया ना, अगर हमें पास ब्रेड ना हो और हम सोच रहे होंगे 2 सैंडविच बनाने तो कितनी ब्रेड चाहिए होगी, तो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगा के बोलेंगे कि हमें 4 स्लाइस चाहिए, कहीं से भी ला दो। या फिर अगर हमारे पास 4 स्लाइस है और हम सोच रहे हैं कि अब इसके सैंडविच कितने बनेंगे, फिर हम स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगा के सोचेंगे कि 4 स्लाइस के 2 सैंडविच बनने चाहिए। तो ये सारी स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है कि अगर हमारे पास कोई एक चीज है तो हम उससे पता लगा लें कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना बनेगा, या अगर प्रोडक्ट्स की बना तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कितने रिएक्टेंट्स यूज किए हैं, कितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए हैं। तो ये था इसकी इन्वॉल्वमेंट, ये स्टिशियोमेट्री थी। स्टिशियोमेट्री जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरह से ओबे करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आइडियल सिचुएशन है, मैंने आपको बताया स्टिशियोमेट्रिक आइडियल सिचुएशन में होती है। तो आइडियल सिचुएशन में 4 ब्रेड है, 4 ब्रेड की 2 ही सैंडविच बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 सैंडविच बनेगा, मतलब कोई भी ब्रेड जाया नहीं होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा पूरा ओबे होगा। 4 स्लाइस पहले थे तो अब प्रोडक्ट्स में भी 4 स्लाइस है, हर सैंडविच में 2 स्लाइस लगे हुए हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स में आते आते स्लाइस 3 रह गए हैं, एक कहीं जाया हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक जितना मास रिएक्टेंट्स में था उतना ही मास हमारे पास प्रोडक्ट्स में भी होगा, दैट्स फॉर श्योर। और जब स्टिशियोमेट्री को हम डील करते हैं तो हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं पहले। मतलब अक्सर ऐसी इक्वेशन लिखे होते हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं साइड पे लिखे होते हैं, तो हम उसको बैलेंस करते हैं कि इतने इतने मोल्स इसके यूज हुए और इतने मोल्स प्रोडक्ट के बने हैं, उसके बाद इनको कंपेयर करते हैं। अच्छा, कोफिशिएंट जो होता है वो तो नंबर ऑफ मोल्स बता रहे होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। क्वांटिटीज को हम कैलकुलेट करते हैं कि इतने रिएक्टेंट्स हो तो इतने प्रोडक्ट्स बनेंगे। टाइप्स ऑफ स्टिशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, इसके में बेशुमार टाइप्स आ जाती है, नीचे हम डील करते हैं टाइप्स को। मोल मोल प्रॉब्लम आ जाएगी एक, मतलब हमें हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने मोल हैं तो प्रोडक्ट से कितने मोल बनेंगे। मोल मास मोल कि अगर रिएक्टेंट्स का हमने इतना मास लिया है तो प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा। वॉल्यूम मोल कि अगर हम लोगों ने रिएक्टेंट्स का इतना वॉल्यूम लिया है तो प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। मतलब ये सारे, मतलब आपको पता है मोल मास एवोगाड्रो नंबर मोलर वॉल्यूम एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर इन वन अनदर वे, ठीक है। तो इन सब रिलेशंस को कंबाइन करके हम स्टिशियोमेट्री यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से पता लगा सकते हैं अगर एक चीज इतनी है तो दूसरी कितनी बन रही है, या अगर एक चीज इतनी बनी है तो पहली कितनी कंज्यूम हुई थी, ठीक है। तो कोई मुश्किल टॉपिक नहीं, स्टिशियोमेट्री इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक आई हैव एवर स्टडीड इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो कोई इसमें आप लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाना, बड़ा ही इजी लेके इसको समझो, एंजॉय किया करो पढ़ाई को बच्चों। पढ़ाई को एंजॉय करोगे तभी होनी है पढ़ाई, वरना नहीं होने वाली पढ़ाई है आप लोगों से, बाकी किसी से भी नहीं होने वाली। सारी दुनिया में कोई भी काम जब तक आप उसको हेक्टिक तौर पे डील करोगे, आप समझ रहे हो कि एक ये बोझ है, तो दैट विल रिमेन अ प्रेशर अंटिल योर डेथ। लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि भाई बड़ा लाइट काम है, बड़ा आसान काम है, स्टिशियोमेट्री तो कोई बात ही कोई नहीं मेरे लिए, तो फिर देखना कैसे होता है। अब बच्चों का एक माइंडसेट बन चुका है, फर्स्ट ईयर से उनका माइंडसेट बन चुका है कि चैप्टर 1 इज वन ऑफ द डिजास्टर्स आई हैव टू फेस। इतना मुश्किल चैप्टर, अल्लाह अल्लाह मैंने कैसे करना है ये। तो वो फर्स्ट ईयर से इसको छोड़ते एमडी कैट के पॉइंट पे आते हैं तब तो उनको नफरत ही हो चुकी होती है, जहर से भी बुरा लग रहा होता है उनको ये चैप्टर। लेकिन जो लोग फर्स्ट ईयर में सोचते हैं कि वाह पहला चैप्टर है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नई नई बातें सीखेंगे, एंजॉय करेंगे, तो फिर एमडी कैट तो क्या ही मुश्किल है उन लोगों के लिए। फिर वही लोग सक्सीड कर जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, केई में एडमिशन ले जाते हैं, डिस्टिंक्शन लेते हैं जिंदगी में। तो अब हमें भी तो चाहिए ना सब कुछ, तो उसके लिए मेहनत के साथ साथ एक पुरसकून माइंड सेट रखो बच्चों। देखो मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, बड़ा आसान काम लग रहा है देखने में, लेकिन मैं बताऊं पढ़ाना इतना मुश्किल काम है, मुझे तो अभी अंदाजा हुआ कितना मुश्किल काम है। तो पढ़ना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसको मुश्किल तौर पे डील नहीं कर रही, मैं बड़ा आसान लाइट लेके चल रही हूँ, बातें कर रही हूँ आप लोगों से,
मतलब मैं तो ऐसे सोच रही हूँ हम फेस टू फेस बैठे हुए आमने सामने, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ और आप लोग समझ रहे हो। आप ऐसे समझो कि आप मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और कोई क्वेश्चन है तो आप फौरन से उसको नोट डाउन कर लो, ये सोचे कि मैं आप मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। और फिर क्वेश्चनिंग लाजमी करनी है आप लोगों ने, बच्चों ने। जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं ना होते, मैं बता रही हूँ कि एमसीक्यूज आप लोगों से नहीं होने वाले, तो कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है कि वाटर कैसे बन रहा है। ये देखो इक्वेशन, बेशक इधर लिखी हुई है मैंने इक्वेशन, फिर भी आपके जहन में एक और दफा सवाल आ ही गया, तो उसको अपने जहन में मत रखो, उसको लिख दो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे अलग से पर्सनली मैसेज करो, मुझसे पूछो। आई एम देयर टू टेल यू। अपने सारे कॉन्सेप्ट डेप्थ से जाके क्लियर करो बच्चों, ठीक है। तो बातें होंगी काफी। आगे बढ़ते हैं कि देखो ना, एक डायटोमिक गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनके मिलती है, वो कि क्या गैस है, H2O। वैसे तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन हम लोग गैसियस फॉर्म में भी इसको डील करते हैं, वेपर्स के फॉर्म में। कैन कंबाइन टू फॉर्म लिक्विड वाटर, मतलब दो, अच्छा ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास दो गैसेस हैं, डायटोमिक गैसेस हैं, H2 और O2। गैसियस स्टेट में इनको हम लोगों ने कंबाइन किया है, तो लिक्विड स्टेट में हम लोगों ने यहाँ पे वाटर को डील करना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी आपको पता है कि जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन वाले रिएक्शन है ना, सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है, ना कि हीट यूज होती है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है तो हीट रिलीज हो रही है। ये वाली बात भी सुनहरे रूप में लिख दो कि ऑल द फॉर्मेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। रिएक्शंस टिश्यूमेट्री डिस्क्राइब्स के दो हाइड्रोजन के हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स यूज किए, एक ऑक्सीजन का, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बने हैं हमारे पास। तो अब ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास टिश्यूमेट्री कैलकुलेशन आ गई कि अगर कभी भी जिंदगी में हम 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल वाटर का यूज करें ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन का यूज करें ना, तो 2 मोल हमारे पास वाटर के बनेंगे। और अब अगर सपोज हमने 4 मोल वाटर के बनाने हो, तो हम इसी कैलकुलेशन को देख के सोच सकते हैं कि अगर हमें वाटर के 4 मोल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन के 2 मोल ले लेंगे, हाइड्रोजन के 4 मोल ले लेंगे। सही है ना, हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। देखो पहले हम क्या करते हैं कि हम ना, जब भी हम लोगों ने इस तरह से कोई प्रिडिक्शन लेनी हो, कुछ पता लगाना हो, अच्छा खैर प्रिडिक्शन तो नहीं है, तो प्रॉपर एजम्पशन है हमारे पास। एजम्पशन भी नहीं कह सकते, प्रॉपर कैलकुलेशन ही कह सकते हैं। तो पहले हम लोग ना उन सबको डील करते हैं बारी बारी। हमारे पास H है, H2 का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H2 इसके 2 मोल्स यूज किए थे, इसका 1 मोल यूज किया, तो इसके 2 मोल्स बन रहे थे हमारे पास। अब उन्होंने क्या कहा, सपोज कि अगर हमारे पास वाटर के हमें 4 मोल्स चाहिए, तो इसके और इसके कितने मोल्स यूज होंगे। सबसे आसान तरीका क्या होता है, दोनों को बारी बारी डील करो, हर रिएक्टेंट को बारी बारी प्रोडक्ट के साथ डील करो। तो पहले हम हाइड्रोजन को डील करते हैं, तो क्या था, अगर हाइड्रोजन के 2 मोल लो ना, तो वाटर के भी 2 मोल बन रहे थे, ये देखा था हमने पीछे, कैंसिल कर देते तो एक एक हो गया। अब उसने क्या कहा है कि वाटर के हमारे पास 4 मोल्स बन रहे हैं, मतलब ये 4 बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनने चाहिए। आपको पता है कि जो रेशो होती है वो एक फ्रैक्शन होती है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म को हम रेशो में भी लिख लेते हैं, रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। तो जो हम डिनोमिनेटर के साथ करते हैं ना, वह न्यूमिनेटर के साथ करते हैं। तो फ्रैक्शन रेशो में इसका मतलब क्या है कि जो हम डिसेंडेंट के साथ करेंगे वो एंटीसीडेंट के साथ करेंगे। एंटीसीडेंट यहाँ पे हाइड्रोजन, एंटीसीडेंट पहले वाली क्वांटिटी को कहते हैं, डेसीडेंट हम दूसरी वाली क्वांटिटी को कहते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो हम लोगों ने इस 1 को 4 बनाने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई 4, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 हाइड्रोजन यूज होंगे 4 मोल्स वाटर के बनने के लिए। ये बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। इसका मतलब कैसे कि अगर वाटर के 2 मोल्स बन रहे थे, तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे थे। अगर अब हमने वाटर के 4 मोल बनाए, तो हाइड्रोजन के भी 4 मोल कंज्यूम होंगे, ठीक है। तो अब हमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी पता चल गई 4 मोल वाटर के लिए, लेकिन अब हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी पता लगाते हैं। उसने क्या कहा है हमें कि अगर ऑक्सीजन का 1 मोल था ना, तो उससे वाटर के 2 मोल्स बन रहे थे। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने वाटर के 4 मोल करने हैं, तो वाटर को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे 4 बनाने के लिए। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे किया ना, वही हम इस तरफ भी करेंगे। तो हम ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मोल्स आ देंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अगर वाटर के 2 मोल्स बने थे, तो उसके लिए ऑक्सीजन का हमें सिर्फ 1 मोल चाहिए था। अब चूंकि हम लोगों ने वाटर के मोल्स डबल कर दिए, तो ऑक्सीजन के मोल्स भी डबल हो गए। अब 4 मोल वाटर के लिए हमें 2 मोल ऑक्सीजन के चाहिए। अब 1 मोल से काम नहीं बनने वाला, हमें वाटर की ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात थी, ये टिश्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस थी। इस तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं। अभी थोड़ा बहुत अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे, तो जो थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जब टिश्यूमेट्री का टॉपिक पढ़ लो ना,
तो एक्सरसाइज में से जाके ना कोई न्यूमेरिकल एक कम से कम भी एक क्लास में इसको सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी बहुत दूर हो सके, ठीक है। तो टिश्यूमेट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जैसे हम पहले इसको डील कर चुके हैं। द लॉ स्टेट्स दैट द मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना हम लोगों ने रिएक्टेंट्स की टोटल मोल्स लिए हैं ना, उतने हमारे पास प्रोडक्ट में बन रहे, कोई मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, कोई मास आगे पीछे नहीं हो रहा। Therefore, the mass of each element present in the product side of the chemical reaction should be equal to the mass of the element present in the reactant side, ठीक है। अभी देखो एक एग्जांपल है एक और टिश्यूमेट्री की। क्या एग्जांपल है? उसने कुकीज बनाने हैं, बिस्किट बनाने हैं, उसने चॉकलेट चिप बिस्किट बने हुए हैं यहाँ पे। तो 12 बिस्किट बनाने के लिए उसने 1 कप फ्लोर का यूज किए, नहीं कोका पाउडर है आई गेस, लिखा तो वैसे ऊपर नजर नहीं आ रहा, चलो खैर। 1 कप उसने कोका पाउडर यूज किए, 4 उसको एग्स रिक्वायर्ड थे, हाफ कप शुगर है, और 1 कप हमारे पास 1 कप बटर का चाहिए, और 1/2 कप हमारे पास थे चॉकलेट चिप्स के, ठीक है। तो उससे हमारे पास 12 बिस्किट बने थे। अब वो बंदा पूछ रहा है कि अगर हमने एक ही बिस्किट बनाना हो तो हमें कितनी चीजें रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम मतलब पहले हमारे पास 12 बिस्किट्स थे, अब इस प्रोडक्ट को 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें 12 को 12 से डिवाइड नहीं करना पड़ गया। तो 12 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है ना। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग प्रोडक्ट्स को किसी चीज से डिवाइड करें तो हम रिएक्टेंट्स को भी हर रिएक्टेंट को उसी चीज से डिवाइड करेंगे। इसको भी 12 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 12 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 12 से 12 से 12 से। तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 बिस्किट, ठीक है। 12 बिस्किट के लिए हमें इतना इतना सामान चाहिए था, और 1 बिस्किट के लिए हमें हर चीज का 1/12 चाहिए। हर चीज को 12 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा उसका, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टिश्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट का मतलब होता है स्टॉप लगा देना, उधर ही किसी चीज को रोक देना। और रिएक्टेंट कोई भी चीज जो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी ऐसा रिएक्टेंट होगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट का बनना रुक जाए, प्रोडक्ट का बनना लिमिट हो जाए, मतलब उसके बाद मजीद प्रोडक्ट नहीं बन सकता, तो हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट is also known as limiting reagent. It's a reactant in a chemical reaction that is consumed first and limits the amount of product that can be formed. एक्सप्लेनेशन में इसका आ जाता है कि एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कि बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाए। मतलब सपोज 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक वाटर को मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक ऐसी अमाउंट में मौजूद है कि वो जल्दी खत्म हो जाए, तो उधर ही प्रोडक्ट का बनना तो खत्म हो जाएगा ना। मतलब जितना हाइड्रोजन था वो सारा का सारा कंज्यूम हो चुका है, अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन अकेला तो मजीद वाटर नहीं ना बनाएगा, तो इसका मतलब कि वाटर जितना बन सकता था उतना बन चुका है, उनमें से एक रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, तो दूसरा रिएक्टेंट अकेला प्रोडक्ट नहीं बना सकता। प्रोडक्ट बनने के लिए दोनों रिएक्टेंट्स का होना जरूरी है। अब एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो प्रोडक्ट की भी जो अमाउंट है ना उधर ही स्टॉप हो जाएगी, मजीद वो अमाउंट एक्सीड नहीं करेगी। बाकी जो दूसरा रिएक्टेंट बचा हुआ है वो एक्सेस रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा, और वो मिलकर कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता, वो ऐसे ही इस मिक्सचर के अंदर पड़ा होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई भी ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट हमारे पास आ जाए कि अगर वो रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो प्रोडक्ट भी उधर ही खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट मजीद बनना खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी क्वांटिटी उधर जाके स्टेबल हो जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है। How to find a limiting reactant? To find a limiting reactant, you can compare the actual mole ratio of the reactant to the mole ratio of the balanced chemical equation. इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल मिलकर, नहीं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर वाटर बना रहे थे, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल मिले तो हमारे पास 2 मोल वाटर के बनते हैं। इसी तरह अगर हाइड्रोजन के 4 मोल्स ऑक्सीजन के 2 मोल्स मिले तो वाटर के हमारे पास 4 मोल्स बनते हैं।
लेकिन अगर हमारे पास, अच्छा ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चला ना। अगर हमारे पास कुछ ऐसा डाटा हो कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मोल्स पड़े हुए हैं और ऑक्सीजन के 2 मोल्स बने हैं, तो अब बताओ जी कि वाटर कितना बनेगा। तो हम इधर से एक अंदाजा लगाएंगे कि 2 मोल, अगर सिर्फ पहले ऑक्सीजन की बात करें तो हमें पता था कि 2 मोल ऑक्सीजन होना तो हमारे पास 4 मोल वाटर के बनते, जैसे जो यहाँ पे हमें श्योर है कि 2 मोल ऑक्सीजन के हो तो 4 मोल वाटर के बनने चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के 4 मोल होंगे तो फिर 4 मोल वाटर के बनेंगे। अब हुआ क्या यहाँ पे कि ऑक्सीजन तो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन जितना ही है, लेकिन हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थोड़ी है। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि हाइड्रोजन के 4 मोल्स वाटर के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट आएगा। लेकिन इसमें हमारे पास क्या सीन आया है कि अगर हाइड्रोजन के हमारे पास 3 मोल्स गिवन है, ऑक्सीजन के तो 2 ही गिवन है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स गिवन है, तो फिर क्या वाटर के भी 4 मोल्स बनेंगे जैसे कि पहले बन रहे हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं देखना, हम लोगों ने दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों रिएक्टेंट्स को इक्वली चेक करना है कि अगर ऑक्सीजन के 2 मोल्स थे, चलो इसको देख लेते हैं, अगर ऑक्सीजन के 2 मोल्स थे तो वाटर के भी 2 ही बन रहे थे। अभी भी क्या हुआ है, अभी भी वही सीन है ना, अभी भी ऑक्सीजन के 2 हैं, नहीं सॉरी वाटर के 4 बन रहे थे, तो अभी भी ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ऑक्सीजन के लिहाज से अभी भी वाटर के 4 मोल्स ही बनने चाहिए। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को डील करें यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के साथ का केस थोड़ा सा डिफरेंट था। हाइड्रोजन के साथ का ये केस था कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल्स हो ना तो वाटर के भी 2 बन रहे हैं, अगर हाइड्रोजन के 4 हो तो वाटर के भी 4 मोल्स बन रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने हाइड्रोजन के हमें कितने मोल्स दिए, 3। तो अब बताओ जी वाटर के कितने बनेंगे, तो वाटर के भी 3 बनेंगे ना। मतलब हाइड्रोजन और वाटर 1:1 रेशो में है, जितना हाइड्रोजन के मोल्स ले रहे हैं उतने वाटर के मोल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं तो वाटर के भी 3 मोल्स बनेंगे। अब देखो 2 रिएक्टेंट्स है, एक वाटर, एक हमारे पास ऑक्सीजन और एक हमारे पास हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन के 2 मोल्स से हमारे पास 4 मोल वाटर के बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के जो 3 मोल्स है, मतलब ये 2 और 3 जो वैल्यू है ना, ये वो जो हमारे पास गिवन है। तो ऑक्सीजन के अगर हम लोग 2 मोल्स को कंसीडर करें तो 4 मोल वाटर के बन रहे थे। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के 3 मोल्स को कंसीडर करें तो 3 मोल वाटर के बन रहे हैं। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जब आप कंपैरिजन करोगे ना उसको प्रोडक्ट के साथ तो वो कम प्रोडक्ट बना रहा होगा। मतलब हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक हमारे पास ऑक्सीजन और एक हमारे पास हाइड्रोजन है, दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं, दोनों वाटर के रिएक्टेंट्स है। तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों को बारी बारी वाटर के साथ कंपेयर करना है। तो दोनों की रेशो में जिस रेशो में कम वाटर बन रहा हो ना वो असल रेशो है। तो यहाँ पे हमारे पास कम वाटर बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, हमारे पास 3 मोल बन रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन के साथ हमारे पास 4 मोल्स बन रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास इस सिचुएशन में है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कम प्रोडक्ट बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम वाटर के 3 मोल्स बन गए तो जो कम प्रोडक्ट बना रहा है ना वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब असल में बात क्या थी यहाँ पे कि अगर वाटर के 3 मोल्स बन जाएंगे ना जिस टाइम पे, उस वक्त हाइड्रोजन के सारा जितना भी हमने हाइड्रोजन लिया वो कंज्यूम हो जाएगा। मतलब कि जिस टाइम हमारे पास वाटर के 3 मोल्स बन गए ना तो हाइड्रोजन उस वक्त 0 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन सारा का सारा कंज्यूम हो गया वाटर के 3 मोल्स बनाने में। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ा बहुत बच गया। मतलब वाटर के 3 मोल्स बनाने में हाइड्रोजन के 3 मोल्स यूज हुए हैं और ऑक्सीजन का 1.5 मोल यूज हो रहा है। अगर हम इसको बाद में चेक करें ना एक्सेस रिएक्टेंट वगैरह वगैरह, तो कल हम न्यूमेरिकल्स डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको फिर मैं तब सारा बताऊंगी। अभी ये आप समझो कि जब वाटर के 3 मोल्स बन गए ना तो हाइड्रोजन खत्म हो गया। अब सिचुएशन क्या रहेगी हमारे पास कि हमारे पास जो डेटा है ना वो ये रह गया, वाटर के 3 मोल्स बन गए, उस टाइम पे हाइड्रोजन खत्म हो गया बिल्कुल, और ये हमारे पास ना 0.5 मोल्स बच गया। तो अब जब ऑक्सीजन का 0.5 मोल्स बचा हुआ है ना वो किसी काम का नहीं है। मतलब अगर ऑक्सीजन मजीद वाटर बनाना चाहे तो वो बना नहीं सकता जब तक उसके पास कोई ना कोई हाइड्रोजन ना आ जाए। अगर जिस भी टाइम दोनों रिएक्टेंट में से कोई सा भी रिएक्टेंट 0 हो जाए उस टाइम रिएक्शन सीज हो जाएगा, उसके बाद मजीद प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन थी उसको किसने रोका है, इस केस में उसको इस हाइड्रोजन ने रोका है। अगर हाइड्रोजन खत्म ना होता तो फिर प्रोडक्ट मजीद बनता रहता, लेकिन हाइड्रोजन ने खुद को खत्म करके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को मजीद रोक दिया, प्रोडक्ट को लिमिट कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट था जिसके खत्म होते ही प्रोडक्ट मजीद नहीं बन पा रहा। मतलब ऑक्सीजन बेचारा पड़ा तो हुआ है ना अभी भी।
तो वाटर यहाँ पे बेचारा हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। वो आधा मोल होने के बावजूद भी मजीद वाटर नहीं बना पाएगा ऑक्सीजन यहाँ पे। तो जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम बना रहा होगा, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को रोक रहा होगा, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। और वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। मतलब देखो ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही लिए थे, लेकिन अभी रिएक्शन चल रहा था तो अचानक से हाइड्रोजन सबका सब खत्म हो गया, ऑक्सीजन अभी भी पड़ा हुआ है। तो मतलब ऑक्सीजन अभी भी अवेलेबल है कि मजीद अगर कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन आ जाए तो वो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन खत्म हो गया है। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जिसकी वजह से अब रिएक्शन ही रुक गया, मजीद रिएक्शन हो ही नहीं पा रहा। अब इसको आगे डील कर लेते हैं, हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था। तो एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल इफ 10 grams of propane are provided for 30 grams of oxygen, the oxygen would be the limiting reactant. This is because oxygen would be consumed first. मतलब वही बात है, जो भी किसी भी रिएक्शन में जो सा भी रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, मजीद प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। A limiting reactant is defined as an ingredient or reactant in a chemical reaction that produces the least amount of product. ये बात मैं आपको बता चुकी, जो कम प्रोडक्ट बना रहा होगा ना, हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट है। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट इज एग्जॉस्टेड और कंज्यूम्ड अर्लियर, ठीक है, या पहले, जिसकी वजह से मजीद रिएक्शन रुक जाएगा। अच्छा जी, तो कोई भी रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए और प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर दो, हम उसको कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आसान सी बात है लिमिटिंग रिएक्टेंट भी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं थी। एग्जाम्पल्स में हमारे पास कंटेनर्स और लिड, देखो ना, 3 कंटेनर है, लिड्स 2 हैं, तो द लिड्स विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज दे कैन ओनली मेक 2 कंप्लीट सेट्स। मतलब कंटेनर और लिड मिल करना एक पूरा कंप्लीट सेट बना रही थी। तो हमारे पास 3 कंटेनर है लेकिन लिड्स 2 हैं, तो 2 लिड्स तो 2 कंटेनर में फिट आ जाएंगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना बना हमारे पास? कंटेनर के लिहाज से देखते तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनना चाहिए थे, लिड्स के लिहाज से देखते तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बन रहा है हमारे पास? 2। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि 2 प्रोडक्ट बनाने के बाद लिड्स तो खत्म हो गई, कंटेनर बेशक एक बचा हुआ है अभी भी, लेकिन लिड्स तो खत्म हो गई ना, जो कंटेनर के अंदर लगनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? लिड्स, क्योंकि कंटेनर अभी भी एक्सेस अमाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन लिड्स सारी की सारी खत्म हो गई हैं। सैंडविचेस की बात कर लो तो 10 स्लाइस हमारे पास ब्रेड के हैं, लेकिन चीज के 7 स्लाइस है। अब आपको पता है 2 स्लाइस ब्रेड पे हमारे पास 1 स्लाइस चीज का लगेगा। तो अब इसमें होगा क्या कि जब 10 स्लाइस ब्रेड के हैं और 7 स्लाइस चीज के हैं, तो हमारे पास 2 स्लाइस में 1 चीज का स्लाइस लगा, 2 ब्रेड में फिर 1 चीज का स्लाइस लगा, तो टोटल हमारे पास 5 सैंडविच बनेंगे और 2 चीज के स्लाइस बच जाएंगे। अब इससे एक बात साबित होती है कि आप लोगों ने देख के अंदाजा नहीं लगा लेना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा वाला है। मतलब अक्सर बच्चे सोच रहे होते हैं कि देखो 10 स्लाइस है ब्रेड के, लेकिन चीज के 7 स्लाइस है, तो 7 जो है ना वो 10 से छोटा है, तो जो छोटा होता है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो चीज हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ऐसा नहीं होता। देखो बच्चों, इस वाले में ब्रेड हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। देखो जरा कैसे, कि हमारे पास 10 स्लाइस थे और चीज के 7 स्लाइस थे, ठीक है, और 2 स्लाइस हो ना तो चीज का 1 स्लाइस यूज होता है, और अगर इसके 10 स्लाइस है तो चीज के कितने स्लाइस यूज होंगे? 2 तो 1 होता है, 10 होंगे तो चीज के 5 स्लाइस यूज होंगे। इससे होगा क्या कि हमारे पास 5 सैंडविच बन जाएंगे, ठीक है, 10 स्लाइस के 5 सैंडविच बनेंगे ना, और 5 स्लाइस उसमें चीज के यूज है, तो हमारे पास चीज के हम लोगों ने 7 स्लाइस लिए, 2 स्लाइस चीज के बचे हुए हैं अभी भी, लेकिन ब्रेड सारी की सारी खत्म हो गई है, तो अब मजीद सैंडविच नहीं बन सकता क्योंकि ब्रेड खत्म हो गई है। तो जी ब्रेड हमारे पास खत्म हो गई है, लेकिन चीज हमारे पास पड़ी हुई है। ब्रेड खत्म हुई, इसकी वजह से मजीद सैंडविच नहीं बन सकती। देखो ना, अगर ब्रेड ही नहीं होगी तो मजीद सैंडविच कहाँ से बनाओगे आप लोग? तो हमारे पास ब्रेड यहाँ पे लिमिटेड रिएक्टेंट है, हालांकि वो ज्यादा स्टार्टिंग में वो ज्यादा नजर आ रही थी, 10 स्लाइस ब्रेड के थे और 7 स्लाइस चीज के थे। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से अंदाजा नहीं लगाना कि कौन सा वाला क्या है सीन, हम लोगों ने इसको प्रॉपर डील करना है अच्छे से। तो ये थी हमारे पास कुछ इसकी एग्जाम्पल्स, बाकी लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आ गई है कि हमारे पास 8 बन है और लेकिन 5 हॉट डॉग है। अब आपको पता है कि 2 बन हो तो 1 हॉट डॉग लग जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या? ये वाला हॉट डॉग इसमें लग गया, ये वाला इसमें लग गया, ये इसमें लग गया, ये इसमें लग गया, तो बन हमारे पास होगी जी खत्म, लेकिन अभी भी एक हॉट डॉग पड़ा हुआ है। तो अब वो हॉट डॉग तब तक किसी काबिल नहीं है, तब तक किसी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता जब तक हमारे पास मजीद बन ही ना हो। तो बन खत्म हो गए तो साथ ही हमारे पास देखो 8 बन थे, उनके 4
हॉट डॉग्स बन गए प्रॉपर, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक अभी हॉट डॉग बच गया है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक्सेस में था, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जिसने उसी वक्त रिएक्शन को खत्म कर दिया, प्रोडक्ट को मजीद नहीं बनने दिया, वो हमारे पास है यहाँ पर बंद, ठीक है। और हॉट डॉग अभी भी हमारे पास और पड़ा हुआ है, हॉट डॉग का कोई मसला ही नहीं था, बन और होता तो हॉट डॉग यूज हो जाता और हमारे पास और सैंडविच बन जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बन हमारे पास एक बहुत ही लिमिटिंग अमाउंट में थे और जितने बन थे उस लिहाज से सैंडविच बन गए हैं। हॉट डॉग का कोई लेना देना था नहीं सैंडविच की मिकदार से, क्योंकि हॉट डॉग तो बेचारे अभी भी एक पड़ा हुआ है, लेकिन सैंडविच तो मजीद बन नहीं सकता। तो ये था जी बच्चों आज का हमारा टॉपिक, स्टिशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप लोगों ने इसको बड़ा कॉन्सेप्चुअल लेकर समझना है, डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल्स को इकट्ठा करना है। अच्छा, एक काम आप लोगों का है कि आप लोगों ने मुझे इस तरह की ना एक और एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिख के देनी है। कोई भी एग्जांपल ले लो, बिस्किट बना लो, रोटी बना लो, कुछ भी कर लो। तो कोई भी एक प्रॉपर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी चाहिए कि एक स्टिशियोमेट्री की और एक लिमिटिंग रिएक्टेंट की, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग इसको कैसे डील करोगे? अगर आप लोगों को किसी को समझाना पड़े तो आप इसको कैसे बताओगे, किस एग्जांपल के साथ डील करोगे? जो मैंने एग्जांपल बताए उन सबके अलावा मुझे कोई एग्जांपल चाहिए कि अगर हमें किसी को बताना पड़ जाए तो हम इस तरह से बताएंगे, ये वाली एग्जांपल यूज करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।